प्रिंसी गुप्ता है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा इंटरव्यू है आपका? सर इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू है मैम का। तो आपका मैम मीडियम कौन सा है? इंग्लिश। और मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैम का। मैम सबसे पहले अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू की, तो जिस तरह से आप जब इंटरव्यू हॉल में आप पहुंची, तो सबसे पहले इंटरव्यू पैनल का जो मेंबर्स हैं वहाँ के बोर्ड मेंबर्स, उनका क्या रिएक्शन था? दे वर वेरी कॉर्डियल। जी मैम। आई मीन पीपल यूज्ड टू से कि वो मतलब पोकर फेस होता है, बट मेरा बोर्ड शीलवर्धन सर का था जी एंड एक्सेप्ट चेयरमैन सर शीलवर्धन सर, बाकी सारे कॉर्डियल थे एंड दे वर एक्सप्रेसिव आल्सो। ओके ओके। तो मैम सबसे पहला सवाल कौन सा था आपको? फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट बिकॉज मैंने कथक डांस डाला है तो दे आस्क्ड अबाउट घराना, ओके। लखनऊ घराना, जयपुर घराना में डिफरेंस एंड अदर काइंड्स ऑफ थिंग रिलेटेड टू कथक। तो मतलब आपकी हॉबी से रिलेटेड था क्या पहला ये सवाल? कथक सर वगैरह जो आपने डाला है, आपकी हॉबीज वगैरह? सर इनिशियली हॉबीज पे गए बट दे डिडंट आस्क मच अबाउट हॉबीज, दे आस्क्ड मच मोर अबाउट आई थिंक इट वाज मच ऑफ अ रैंडम ओके। ओवरऑल कहें तो टैब बेस्ड था या फिर करंट बेस्ड या I मिक्स? would give a 30% tap ओके and rest 70% random. ओके। तो मैम किस तरह के सवाल थे थोड़ा बताना चाहोगी? I mean, I have a sports background, but they didn't ask about lawn tennis. I mean, Okay. I wrote lawn tennis. They asked yeah. about chess अच्छा। and other sports person. अच्छा, स्पोर्ट्स जैसे आपने जिस स्पोर्ट्स के बारे में आपने डेफिनेट मेंशन किया था, उससे उसको नहीं। ना पूछ करके दूसरा। हाँ. अच्छा अच्छा। So that's why I called it random. ओके Apart ओके from ओके। this, they were also asking about some different kinds of questions. For example, honesty, and then knowledge, data, wisdom difference. And they also, because Buddhism was in my DAF related to Kushinagar, so they asked about Buddhism as well. तो मैम क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी स्पोर्ट्स के बारे में, जिस तरह आपने मेंशन किया था और जिस तरह का सवाल पूछा था? Sir, I prepared sports in Yeah. wider sense, but I prepared my own. या वही पे इसीलिए मैंने पूछा So, था। unfortunately, those questions I was not able to answer. या ओके ओके। तो मैम अगर हम बात करें, आप अगर फिल्म्स की बात करें, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी आपकी मेनली फिल्म्स में? क्योंकि आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स और इस बार जो आपने क्या चेंजेस किया है? PYQ analysis. I mean, like this one, मैं भी देखा करती थी and topper used to say कि PYQ analysis करना है. But it's not about solving those PYQs. It is about understanding those PYQs. I mean, if you are not aware about that question, how will you able to reach to answer? Okay. So that kind of common sense as well as knowledge. So I believe that was the change I made in my second attempt. Yes मैम, आई थिंक ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि होता क्या है कई बार अब हम एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या सवाल आएगा, लेकिन उस सवाल को जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो हम नहीं भी आ रहा है, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे सही किया जाए, इसके लिए थोड़ा सा और अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और बताएंगी थोड़ा सा? उसके लिए यही है कि आपको नॉलेज तो चाहिए ही, नो डाउट बिना नॉलेज के प्रीलिम्स नहीं हो रहा, बट कॉमन सेंस चाहिए, बिकॉज 2023 का प्रीलिम्स वाज मच ऑफ बहुत ज्यादा अजीब था। बिल्कुल। सो इन दैट पैटर्न और सारी चीजें अलग थी। हाँ, तो उसमें कॉमन सेंस ही काम आया मेरे लिए तो, बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉमन सेंस से हो सकते थे, सो इस वजह से आई वुड से कि कॉमन सेंस एंड अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट। अगर हम पैनिक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैम एक और सवाल है था सी सेट को लेकर के, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं ये कि सी सेट किस तरह निकले, क्योंकि कई बार सी सेट रुक जाता है, जीएस निकल जाता है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी सी सेट? किस किस टॉपिक को आपने ब्रॉडली कवर किया था, किस किस को छोड़ दिया था? टाइम अलॉटमेंट टू ईच सेक्शन। आई वुड से दैट सी सेट बहुत ज्यादा आई वुड से कि कभी कॉम्प्रिहेंशन टफ करेंगे, कभी मैथ्स टफ करेंगे, सो एवरी टाइम वो एक तरीके का सरप्राइज होगा ही होगा। इफ यू सी 2021 सी सेट पेपर, कॉम्प्रिहेंशन वाज सो टफ, बट अगर आप इस साल का देखोगे तो मैथ्स बहुत ज्यादा टफ था, बट कॉम्प्रिहेंशन वाज डूएबल। सो टाइम अलॉटमेंट की हाफ एन आवर, आई मीन माय स्ट्रेटजी फॉर सी सेट वाज फर्स्ट हाफ एन आवर फॉर कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट 1 hour फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स, and then next 1.5 hour for comprehension. So I followed this strategy in exam hall also. कुछ अपने रिसोर्सेज वगैरह बताना चाहेंगी आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स के जो रिसोर्सेज रहे हैं, और उनमें वैल्यू एडिशन आपने किस तरह किया? रिसोर्सेज सेम है जो सारे टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सेम रिसोर्सेज, but I would say rather than going for the sources, we should stick to those source and revise multiple times. That only helps. मैम एक और चीज ये वैल्यू एडिशन का,
क्योंकि वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा मेन मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज़ को जो टॉपिक है उसमें, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कई बार वो टॉपिक चाहे वो हिस्ट्री का ही है, मान लीजिए कई बार वो करंट में भी हो जाता रह जाता है कई बार, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन किस तरह से किया जाए? वैल्यू एडिशन करंट अफेयर से होता है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि वी शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली अदर कोचिंग मटेरियल्स, बिकॉज वहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। जी। After giving prelims, mains, I realized that content does not help much. You need to revise small resources multiple times rather than going for various content. Okay. So we can go for content in the initial phase. Make your own notes, and after making those notes, stick to that only. मैम एनसीईआरटीज कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं? पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पर आना चाहिए क्या? It depends कि आपकी सब्जेक्ट में पकड़ कैसी है। For me, पॉलिटी मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, ज्योग्राफी आई ऑल्सो फॉलोड, बट PMFIS ज़्यादा हेल्प किया था मुझे ज्योग्राफी के लिए। बाकी इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है तो मैंने नहीं पढ़ी। सो ये सब्जेक्ट पे आपकी अगर सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छी है तो डोंट गो फॉर दैट, अगर अच्छी नहीं है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। मैम टेस्ट सीरीज और PYQs क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? किस चीज़ को ओके किस तरह से किया जाए PYQs? मतलब एक ये होता है जैसा आपने पहले भी बताया था कि PYQs में जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को, जो गलत ऑप्शन है, क्या उन ऑप्शन को, जो गलत ऑप्शन है उसको भी अच्छे से डिटेल में नोट्स बना लिए जाए उसकी? हाँ। या फिर कुछ और आपकी स्ट्रेटजी थी PYQs की? PYQs के लिए दो ही सिंपल स्ट्रेटजी थी। पहला, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द क्वेश्चन, हाउ विल यू रीच टू आंसर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, फर्स्ट। सेकंड, analysis of every option. Okay. So I made my own notes based on those options and all. Okay. So I followed both strategy, first common sense as well as knowledge. मैम अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग में चूंकि अलग अलग कैंडिडेट्स उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, कोई कहता है कि पॉइंट वाइज लिखो, कोई कहता है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, तो क्या ज़्यादा स्कोरिंग रहता है? See, it depends कि आपकी किस में स्ट्रेंथ है। Okay. और ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस चाहे जितनी करें, एग्जाम में अल्टीमेटली जो हमारा रियल होता है वही निकलता है। तो एग्जाम में मेरे साथ भी हुआ कि कुछ मैंने पॉइंटर्स में लिखे, कुछ मैंने पैराग्राफ्स में लिखे। सो आई वुड से कि पहले फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड डू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज जिसकी प्रैक्टिस आपके पे ज्यादा होगी एग्जाम में वही निकलेगा। सो एक फॉलो करना चाहिए। मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या बताया था आपने? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, हाँ। अब तो मैम इकोनॉमिक्स के लिए आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे? क्योंकि इकोनॉमिक्स थर्ड, GS थर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही उसमें सिलेबस का एक बड़ा पार्ट है GS थर्ड में, तो अब वो GS थर्ड में भी काम करेगा अगर इकोनॉमिक्स कोई अपना ऑप्शनल रखता है, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज थे आपके? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अलग, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स हैं, तो वो मैंने फॉलो किए थे। और मैंने कोचिंग नहीं करी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी लगा रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने में, बट आई फॉलोड दोज बुक्स सजेस्टेड बाय टॉपर्स ओनली। एक और चीज़ मैम ये है, आजकल चैट GPT, जेमिनी, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या कहेंगी, आपने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया था क्या, चैट GPT वगैरह आंसर राइटिंग में या किसी और पर्पज से? आई डोंट थिंक, मतलब कर सकते हैं, जब हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम डेफिनेटली उस तरफ जाते हैं एंड वी डू यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट विद रिस्पेक्ट टू मेंस आंसर राइटिंग, मैंने रियलाइज किया कि वो बहुत बेसिक आंसर देते हैं, सो वो क्रिएटिविटी, वो यूनिकनेस आपकी कॉपी में नहीं आएगी इफ यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग चैट GPT, आई वुड से। सो उसके लिए तो आपकी खुद की नॉलेज होनी चाहिए, बट डेफिनेटली उससे हेल्प तो होती है। ठीक है मैम, एक और चीज़ मैम ये है कि इस जो UPSC की जर्नी होती है काफ़ी ज़्यादा लेंथी जर्नी होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो डिमोटिवेशन एक, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कई बार एक कैंडिडेट को स्ट्रेस फील होती है, उन सब चीज़ें कैसे, क्या आपने भी ये सब चीज़ें मतलब स्ट्रेस वगैरह फेस किया और उस सब से कैसे टैकल किया? मेंटल हेल्थ तो टूल होती है UPSC प्रिपरेशन में, एंड ऑनेस्टली अगर मुझे शुरू में किसी ने बताया होता कि इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ टूल होती है तो शायद मैं सोचती आने से पहले, बट आई वुड से मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी इजी रही क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ थी। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। whenever you are depressed, you are going to your family, telling them, expressing them. So for me, घर से पढ़ाई करा और फैमिली का साथ पूरे टाइम रहा, तो ये मेरे लिए आसान हो गया। क्या कहना चाहेंगे 2024 के कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार अपीयर कर रहे हैं, क्या पढ़ें वो, क्या छोड़ें और क्या करें इस बीच?
आई वुड से कि डोंट गो फॉर ब्लाइंडली फॉलोइंग द कंटेंट, उसके लिए नहीं जाना है। पीवाईक्यूज करे, अपने जो स्टैटिक सोर्सेज हैं उसको बार बार रिवाइज करे, और पीवाईक्यूज को जैसे मैंने बोला कॉमन सेंस जी एंड जी जी स्टैटिक को अप्लाई करना, दीज टू थिंग्स विल हेल्प। और किसी ये कोचिंग का करंट अफेयर्स का ले सकते हैं, सबके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो किया था, बट लास्ट टाइम तो वैसे भी कुछ नहीं आया था। जी जी तो मैं तो ये बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज हम टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किस टाइम को कितना देना है, बट उसके अलावा अगर आंसर्स नहीं आ रहे, उसमें मार्क्स नहीं आ रहा है, तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, किसी के नहीं आते उसमें। मैम मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कोचिंग ली थी कहीं से? नहीं। नहीं ली ना। तो मैम जो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट्स को, जो मतलब ऑडियंस हमारी देख रहे हैं, क्या कोचिंग लेना नेसेसरी है, कोचिंग के पीछे भागना जरूरी है या ना भागें? क्या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है? देखिए, बिना कोचिंग के मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो जी, आई थिंक बिल्कुल। वी कैन डू दैट। देख बट सकते हो मैम को, मैम बिना कोचिंग के यहाँ पे है, तो कोचिंग के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी बार बार यही कहता हूँ। आगे क्या कहेंगी मैम? कोचिंग से गाइडेंस प्रोवाइड होती है, जी। तो अगर आपके पास वैसे लोग हैं इन फॉर्म ऑफ फैमिली, इन फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कोचिंग में कई बार मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि उनकी जो कोर्सेज हैं वो पूरे 12 महीने चल रही हैं, बिल्कुल। तो वो जो हम जब अकेले सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम एक सब्जेक्ट को 1 महीने देते हैं और डन, फिर हम उस पर रिविजन पे आते हैं। और कोचिंग में अगर वो 12 महीने तक चल रहा है तो फिर आपको रिविजन का टाइम कब मिलेगा? सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग, बट सेल्फ स्टडी आई थिंक ज्यादा बेटर होता है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हम यही उम्मीद करेंगे आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए और जब आप थैंक यू। एक टॉपर के रूप में आपका इंटरव्यू लें। ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर।